नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजी कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में समझेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और क्यों हुआ था। टॉपिक क्या रहेगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ओके, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कब हुआ था? 1749 से 1750। ओके, सॉरी 1754। मतलब आप देखें तो लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो कितने वर्ष तक लड़ा गया था? 1746 से 1748, लगभग 2 साल। ओके, तो 1749 से 1754-55 के अराउंड, 1749 से 1754-55, ओके, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हुआ। ओके, इस पीरियड में ये लड़ा गया। फिर इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो है भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की थी। मतलब भारतीय परिस्थितियों ने तैयार ऐसे की थी कि हैदराबाद का नवाब और कर्नाटक का नवाब, ये दोनों के मध्य एक जंग छिड़ी हुई थी। मतलब कि हैदराबाद का भी एक उत्तराधिकारी चाहिए और कर्नाटक का भी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं है उपस्थित, या फिर यहाँ की जो उत्तराधिकार हैं वो कोई नहीं लेना चाहता, यहाँ का जो शासक है वो अच्छा नहीं है, वहाँ की जो प्रजा है वहाँ का उत्तरदायित्व निभाने के लायक नहीं है, तो फिर वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाने लगा। क्यों लड़ा जाने लगा? क्योंकि उनका मानना था कि ये क्षेत्र मेरे अंडर में आ जाए, और दूसरी पार्टी का मानना था कि ये क्षेत्र मेरे अंडर में आ जाए। तो इसी कारण से जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हुआ। फिर सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि देखो, निजाम उल मुल्क आजफ शाह की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। तो देखो, नासिर जंग जो वहां का शासक था, उसका पुत्र नासिर जंग और उसका पौत्र मुजफ्फर जंग कहाँ की? हैदराबाद। एक एक से समझे हम। हैदराबाद में देखो, नासिर जंग, इन्हीं के मध्य ये लड़ाई होती रहती, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। जंग के मध्य क्या संघर्ष। ओके, अब देख लेते हैं कि इनके मध्य संघर्ष क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आप देखें, इनके मध्य संघर्ष ऐसे हुआ कि इनका मानना था, किनका, कि यहाँ का जो शासन है वो हमारे अंडर में होना चाहिए। मतलब इनका ये मानना था कि फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। देखो, यहाँ पे दो पार्टी बन गई। फ्रांसीसी, यहाँ पे देखो, फ्रांसीसी किसके साइड थे? फ्रांसीसी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। ओके, लेकिन अंग्रेज किसके तरफ थे? नासिर जंग और अनवरुद्दीन। अब आप ये भी समझ लें कि ये कहाँ कहाँ के शासक थे। देखो, ये जो चांदा साहब हैं, तो ये थे, हमने आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध में बताया था कि मुजफ्फर जंग कहाँ का जो शासक था, वो उसने कर्नाटक के लिए युद्ध लड़ा। ओके, लेकिन चांदा साहब जो है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में इनका एक अलग ही वो था, एक प्रकार से रुतबा कह सकते हैं। तो फ्रांसीसियों ने चंदा साहब मुजफ्फर जंग का समर्थन किया और अंग्रेजों ने नासिर जंग व अनवरुद्दीन का समर्थन किया। फिर 1749 में अम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। उसके बेटे मोहम्मद अली ने
तिरुचनापल्ली में शरण ली। देखो ये जो अनवरुद्दीन है, इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध तो लड़ा, लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो पुत्र था या फिर इसके बाद जो उत्तराधिकारी था वो था मोहम्मद अली। कौन? मोहम्मद मोहम्मद अली। ओके, तो इसका जो पुत्र था या कहें उत्तराधिकारी मोहम्मद अली था। फिर इसके बाद देख लेते हैं 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। देखो यहाँ पे नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है नवाब बना। जब नासिर जंग मारा गया तो फिर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के मध्य तो युद्ध छिड़ा ही था पहले, प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमने आपको बताया था। ये वहां के शासक का पुत्र था और ये पौत्र था। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया। देखो जैसे ही मुजफ्फर जंग नवाब बना, फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग की सहायता की थी, मुजफ्फर जंग नवाब बना तो इसने प्रसन्न होकर वहां मसूलीपट्टनम प्लस पांडिचेरी क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों को गिफ्ट में दिया। गिफ्ट में क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने इन्होंने ही मुजफ्फर जंग को यहाँ का नवाब बनाया, मतलब इनकी सहायता से, इनके समर्थन के कारण मुजफ्फर जंग यहाँ का नवाब बना। ओके, जब नवाब बना तो उसने खुशी में प्रसन्न होकर मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को सौंप दिया। और जैसे ही फ्रांसीसियों को सौंपा, इसके अलावा डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसे अनरेरी का गवर्नर भी बना दिया। देखो कृष्णा नदी कृष्णा नदी और कन्याकुमारी क्षेत्र के अंदर अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था इन दोनों के मध्य, वहां का इसने डुप्ले को गवर्नर बना दिया। किसने? मुजफ्फर जंग ने। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्न हो गया था इनसे, क्योंकि फ्रांसीसियों के कारण ही ये नवाब बना था। तो ये सारा क्षेत्र उसने जो है उनको दे दिया और वहां का डुप्ले को गवर्नर बना दिया। ठीक है, फिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक गवर्नर बना दिया। किसको? डुप्ले को। ओके, जैसे ही डुप्ले को यहाँ का गवर्नर बनाया तो मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद बुश ने निजामत मुल्क से तीसरी बेटी सलावत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। नए निजाम फ्रांस को आंध्र प्रदेश का वाइस क्षेत्र पुरस्कार मिल दिया। देखो हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिण क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी हो गया। देखो डुप्ले ने क्या किया कि हैदराबाद में अपनी ही जो सेना थी उसे तैनात किया, जिससे फ्रांसीसियों का दबदबा दक्षिण भारत के क्षेत्र में बढ़ गया। और जैसे ही दक्षिण भारत के क्षेत्र में इनका दबदबा बढ़ा तो यहाँ पे फिर अंग्रेज भी आगे बढ़ रहे थे कि केवल इन्हीं का स्वामित्व वहां पर ना रह जाए, हम भी इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर क्या हुआ? इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। देखो एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लिया और त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अरकाट के किले को घेर लिया। अरकाट एक क्षेत्र था जो कि कर्नाटक में था और अंग्रेजों का एक सहायक या फिर कहें रॉबर्ट क्लाइव जो एक व्यक्ति था अंग्रेजी, तो उसने अपनी कूटनीति या रणनीति के द्वारा एक ऐसी रचना रची और जिसके कारण जो है उसने चांदा साहब की हत्या करवा दी। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहब की हत्या करवा दी। ओके, चंदा साहब की हत्या करवा दी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति या रणनीति के कारण। फिर
फिर क्या हुआ इसके बाद, तो इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चांदा साहब की हत्या करवा दी और अर्काट के किले को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने घेर लिया। ठीक है, तो इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोहिडियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा। देखो, तंजौर के सेनापति ने धोखे से चांदा साहब की हत्या कर दी और जब तिरुचिरापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो वे अंग्रेजों से परास्त हुए। देखो, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, क्योंकि चांदा साहब की इन्होंने धोखे से हत्या करवा दी थी एक कूटनीति के कारण, आरकाट के किले को घेर कर। आरकाट किले को घेर कर क्या चांदा साहब की हत्या करवा दी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, जैसे ही हत्या करवाई और अपनी अपनी सेनाओं के मध्य, फिर देखो एक प्रकार से कहें हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब के मध्य युद्ध लड़ा गया था, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल फ्रांसीसी और अंग्रेज भी थे। यहाँ पे आप देखें तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के अंतर्गत लड़ रहे थे, मतलब फ्रांसीसियों का समर्थन उनके पास था। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इनको कौन सा अंग्रेजी शासन का समर्थन था। तो फिर अनवरुद्दीन की हत्या के बाद उसका पुत्र एक है मोहम्मद अली, उसने अपनी गद्दी को संभाला। तो जैसे ही उसने अपनी गद्दी को संभाला तो रॉबर्ट क्लाइव ने चांदा साहब की हत्या करवा दी। रॉबर्ट क्लाइव ने चांदा साहब की हत्या करवा दी। इसके बाद मुजफ्फर जंग नवाब बना, कहाँ का? हैदराबाद का। तो मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी, ये दोनों क्षेत्र उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसियों को दे दिए, गिफ्ट में दे दिए। तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक गवर्नर बना दिया गया किसको? डुप्ले को। इसी के कारण फिर जब ये युद्ध लड़ा गया तो अंग्रेजी जो सेना थी उसकी विजय हुई, लेकिन जो फ्रांसीसी सेना थी वो इसमें असफल रह गई। फिर इसके बाद जो है डुप्ले को फ्रांसीसी शासन ने, डुप्ले को वापस फ्रांस बुलवा लिया गया और फिर वहां पे इस स्थान पे मद्रास में जो है गोहडियो नामक व्यक्ति को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो फिर इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सी संधि हुई और किस संधि के द्वारा क्या प्रस्ताव रखा गया। इसमें हुई थी पांडिचेरी की संधि। कौन सी? प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सलासाबिल की, पांडिचेरी की संधि। और इस संधि के तहत क्या शर्तें रखी गई थी? तो इस संधि के तहत शर्तें रखी गई थी कि दोनों ही पक्ष उनका अपना अपना क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे। ओके, कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। देखो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भारतीय नवाबों की थी, लेकिन इसमें शामिल तो फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना भी हो गई थी। तो इसमें एक तो ये प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय नरेशों के युद्ध में शामिल विदेशी सेना नहीं होगी। ओके, और दूसरे नंबर पे क्या रखा गया कि दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। ओके, दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए और भारतीय नरेशों के युद्ध में शामिल विदेशी सेना नहीं होगी। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम जमाया हुआ था वो फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना का जमाया हुआ था। तो इसमें एक यही मुख्य रूप से शर्त रखी गई और दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों
हम्म, युद्ध विराम की घोषणा की। ओके, तो अब जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध समझाइए, तो 1749 से 1754-55 तक ये लड़ा गया। फिर हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकारी थे, उनके उन्हीं के कारण इस युद्ध का जो है प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य भी युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये हम आपको छोटे छोटे से पॉइंट धीरे धीरे से समझाते जा रहे हैं एक सीक्वेंस में। फिर मुजफ्फर जंग और चांदा साहब जो है यहाँ के नवाब थे, तो इनका मतलब ये था कि हमें यहाँ का नवाब बनना है, यहाँ का शासक बनना है। कहाँ का? हैदराबाद, कर्नाटक का। तो फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को सहायता प्रदान की, और इसके विपरीत अंग्रेजी सरकार ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सहायता प्राप्त की, प्रदान की। फिर मुजफ्फर जंग नवाब बना। मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी क्षेत्र उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसियों को दे दिया। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक उसने जो है डुप्ले को गवर्नर बना दिया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आप यहाँ पे गवर्नर रहेंगे, आप अपना एक प्रकार से चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, व्यापार। ठीक है, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने एक कूटनीति का सहारा लिया और अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली चांदा साहब की हत्या करवा दी। इस कारण अर्काट किले को घेर कर अपनी सेना साथ में लाया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और अर्काट किले को घेरा उसने, और वहां पर उसकी चांदा साहब की हत्या करवा दी। फिर इसके बाद जैसे ही युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई, तो दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि अब युद्ध विराम कर दिया जाए, अब युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। भारतीय नरेशों के युद्ध में शामिल विदेशी सेना नहीं होगी। ओके, दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों कंपनियां जो हैं उनको अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। तो यही सब जानकारी जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसमें आपको देनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।